हेलो एवरीवन। हम लोग आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक को देखने वाले हैं। ओके, दैट इज़ अबाउट द मेजॉरिटीज़ यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेजॉरिटीज़ क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल है। लेट्स सपोज कि कोई बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल है, कुछ बिल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। ओके, तो कोई भी बिल है उसको पास करने के लिए क्या मेजॉरिटी लगेगी। ठीक है, ये होता है। और मेजॉरिटी कहाँ पे काम आता है, मेजॉरिटी के बारे में और हम लोग कहाँ पढ़ते हैं कि लेट्स सपोज किसी को रिमूव करना है, अपने पोजीशन से रिमूव करना है। लेट्स सपोज कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148 जो पोजीशन बनाया गया, अगर उनको रिमूव करना है तो क्या प्रोसेस होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो क्या पोजीशन होगा, या किस तरीके से किया जाएगा, किस मेजॉरिटी से किया जाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अगर जज हैं उनको कैसे रिमूव किया जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे रिमूव किया जाएगा। ओके, तो बहुत सारा ऐसा जो है रिमूवल का प्रोसीजर है ना, रिमूवल का प्रोसीजर है, बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं। ठीक है, ये किस मेजॉरिटी से पास होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आज जो है पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने बोला कि ये बिल पास होना चाहिए एंड उनके कहने से लेट्स सपोज कि कोई गवर्नमेंट इन पार्टी जो पावर है, पावर में कौन है, कोई गवर्नमेंट है एंड वो चाहती कि कोई बिल पास हो। ठीक है, वो चाहती कोई बिल पास हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस बिल को पास करने के लिए हम लोगों को एक मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा। ओके, मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी होता है। मेजॉरिटी किसी चीज़ पर डिपेंड करता है, वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस पर डिपेंड करता है। हम लोग हर एक चीज़ को जो है आराम से अभी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज अबाउट द स्ट्रेंथ इन द हाउस। ओके, तो हम लोग स्ट्रेंथ को समझते हैं पहले कि पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ की बात क्या है। ठीक है, ओके, सो पार्लियामेंट में हम लोग 2-3 लेवल पे स्ट्रेंथ्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी चेंज द पेन। यस, ठीक है, हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे तो तब तक हम लोग मेजॉरिटी नहीं समझ पाएंगे। मेजॉरिटी इज अबाउट व्हाट, कि किसी चीज़ को कितने परसेंटेज से ज़्यादा होगा अगर, तो वो पास हो जाएगा। लेट्स सपोज ये मेजॉरिटी हुई। मेजॉरिटी में दो चीज़ है दो बात है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम नंबर। ठीक है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम नंबर अगर कोई ले आता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ पास हो जाएगा। लेट्स सपोज कि आप कहते हो कि कोई फर्स्ट डिवीजन कैसे होता है, आप क्या कहते हो, फर्स्ट डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन इज व्हाट, कि हम लोगों ने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि फर्स्ट डिवीजन कैसे होगा, तो 60% से ऊपर जिसके नंबर होंगे वो फर्स्ट डिवीजन होगा। इसमें आपको दो चीज समझना पड़ेगा। एक तो कि फर्स्ट डिवीजन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो दो चीज समझना होगा। एक कि पहले आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि फर्स्ट डिवीजन कितने से ऊपर बोलेंगे। तो हम लोगों ने बोला जिसके पास 60% से ऊपर है, बट 60% ऑफ वॉट, 60% ऑफ वॉट, 60% ऑफ वॉट। तो जब हम लोग फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मार्क्स की। ठीक है, मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर आपका पेपर 500 नंबर का है तो उसका 60% जो होगा, उसका जो 60% होगा दैट इज 300 नंबर। तो किसी के पास अगर मोर देन 300 नंबर्स हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। ठीक है, वो कैसे हुआ, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। तो ये क्या है, ये वो मेजॉरिटी है, ये वो मेजॉरिटी है, ये वो मेजॉरिटी है जो डिसाइड कर रही है कि कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन है एंड ऑल। ठीक है, ये डिसाइड वो कर रही है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें कोई भी बिल पास करना है, लेट्स सपोज किसी के रिमूवल के लिए जो है, किसी के रिमूवल या इम्पीचमेंट का नोटिस पास करना है, इन चीज़ों को अगर पास करना है तो क्या चाहिए, जो है एक मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। मेजॉरिटी क्या करना पड़ेगा, वो प्रूव करना पड़ेगा, मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा। कहाँ पे हम लोग प्रूव करते हैं मेजॉरिटी, जो हम लोग पार्लियामेंट में, या फिर आप पार्लियामेंट कह लो, या फिर अगर स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास हो रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर में होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है मेजॉरिटी का, कि सर्टेन परसेंटेज को पहले फिक्स करना पड़ेगा एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ वॉट को फिक्स करना पड़ेगा। दिस वॉट इज वॉट, दिस वॉट इज स्ट्रेंथ। पिछले वाले केस में क्या था, आप इसको समझो, मार्क्स का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने कि कितने मार्क्स चाहिए, स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ओके, तो स्ट्रेंथ की बात हो रही है और सर्टेन परसेंटेज की बात हो रही है। ओके, ये जो परसेंटेज है ना, ये वैरी करता है। आप जनरली कहीं देखोगे तो 50% की बात होगी,
कहीं पे आप देखोगे ना तो वो 66% या फिर कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 की बात करता है, ठीक है, दैट इज 66%। ओके, तो परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा ना, एक 50% की बात हो रही होती है और एक 66%, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी की बात हो रही होती है। 50% ऑफ सम स्ट्रेंथ, 66% ऑफ सम स्ट्रेंथ। अब इस कारण हम लोगों को ये स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरीके का है। ओके, अगर हम लोग उस मार्क्स वाले एग्जाम्पल का कि कितने नंबर से पास हो गया आप और उसके बेसिस पर डिसाइड करना होता, तो लेट्स सपोज कि हम लोगों ने परसेंटेज फिक्स कर दिया कि 60% है, ठीक है, ये तो फिक्स कर दिया। ऑफ क्या? ऑफ मार्क्स। अगर मार्क्स 500 था तब तो 300 प्लस वाले फर्स्ट डिवीजन थे, ठीक है। 60% अगर मार्क्स जो है आप समझो कि अगर 300 का ही पेपर होता तो कितने नंबर चाहिए होते? 180 प्लस नंबर चाहिए होते। तो क्या कहलाता ये? फर्स्ट डिवीजन कहलाता, फर्स्ट डिवीजन कहलाता। दैट मीन्स व्हाट कि स्ट्रेंथ के वैरी करने पे, स्ट्रेंथ के वैरी करने पे और इस चीज के भी वैरी करने पे, अभी तो ये कांस्टेंट है बट लेट्स सपोज कि अगर या तो ये वैरी करे, अगर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 60% ऑफ 500 है, अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं 70% ऑफ स्ट्रेंथ पे पास होता तो 70% ऑफ 500 क्या हो जाता? दैट इज 350 प्लस पे फिर फर्स्ट डिवीजन होता। पहले कितना था? 300 पे पास होता। दैट मीन्स व्हाट कि परसेंटेज के भी ऊपर मेजोरिटी वेरी कर रही है एंड स्ट्रेंथ के भी ऊपर वेरी कर रही है, कि अगर आप स्ट्रेंथ में भी चेंज करोगे, परसेंटेज में चेंज करोगे तो दोनों चीज चेंज होगा। देयरफॉर हम लोगों को क्या है कि स्ट्रेंथ समझना काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ जो है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्ट्रेंथ के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ना डिफरेंट स्ट्रेंथ की बात करता है। जो फर्स्ट चीज है ना स्ट्रेंथ की बात करता है, दैट इज अबाउट द सैंक्शन स्ट्रेंथ। सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग पार्लियामेंट को भी पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं, तो सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है ना, आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में कहता है एंड आर्टिकल, अंडर आर्टिकल में लिख देता हूं, एंड अंडर आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा की टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करता है। सैंक्शन स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कितना मैक्सिमम, ओके जस्ट अ सेकंड, देयर इज सम टेक्निकल लैग। ओके यस, तो कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। ओके, सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करता है। सैंक्शन स्ट्रेंथ इज अबाउट के टोटल जो है वो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना परमिट कर रखा है, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना परमिट कर रखा है। हम लोग क्या बात करें? सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रेंथ है सैंक्शन स्ट्रेंथ, ठीक है। हम लोग इफेक्टिवली ना 3-4 तरीके का स्ट्रेंथ देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ, ठीक है। और हम लोग हायरार्की में पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कौन सा है, फिर उससे छोटा स्ट्रेंथ कौन सा है, फिर उससे छोटा स्ट्रेंथ कौन सा है, एंड देन उससे छोटा स्ट्रेंथ कौन सा, वो पढ़ेंगे। सो सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, सैंक्शन एज द नेम सजेस्ट कि कितना सैंक्शन हुआ है, कितने नंबर ऑफ सीट, कितने नंबर ऑफ सीट जो है वो एलोकेट किए गए हैं, कितने नंबर ऑफ सीट को जो है एलोकेट किया गया, दैट इज द सैंक्शन, कि कितना सैंक्शन किया। अच्छा, ये सैंक्शन कर कौन रहा है? मैं और आप तो नहीं करेंगे, ये कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि टोटल कितना जो है सीट जो है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हम लोग जब पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 81 एंड 80 किसकी बात करता है? वो कहता है कि राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है, तो वो कहता है कि मैक्सिमम जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो 250 हो सकती है। ओके, कितना हो सकता है? मैक्सिमम 250 हो सकता है, मैक्सिमम इट इज। तो क्या 250 से कम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इससे कम ही हो सकता है, इससे कम या बराबर। दिस सिग्निफाइज कि इसके बराबर हो सकता है एंड दिस सिग्निफाइज कि इससे कम हो सकता है। दैट मीन्स 250 या उससे कम हो सकता है। आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा से डील करता है, वो बताता है कि लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, तो वो कहता है कि इट इज मैक्सिमम 550 लोकसभा में, और राज्यसभा में जो 250 सीट से ज्यादा कंटेस्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, इसकी बात करता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पहले की बात करेंगे, अगर अर्लियर बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा में कितने सीट होते थे? 552 सीट होता था। जो अभी 550 का सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो प्लस 2 और था। ये जो 2 स्ट्रेंथ है ना वो था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। आपको शायद पता होगा कि राज्यसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है ना उसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर्ट, सोशल साइंस, पब्लिक सर्विस, इन सब चीज़ों से 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं।
कौन नॉमिनेट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। आउट ऑफ द टोटल सीट में 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अब ये चीज प्रोविजन लोकसभा में अब नहीं है, बट पहले था। कब था पहले? अर्लियर की मैं बात कर रहा हूँ 2019 तक था। दो जो है ना सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दी जाती थी और ये नॉमिनेशन के बेसिस पे था। इसके लिए इलेक्शन नहीं होता था, नॉमिनेशन होता था और नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट करते थे। ठीक है, 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, बट दिस गॉट अबॉलिश्ड। इसको खत्म कर दिया गया। किससे खत्म कर दिया गया? तो ये खत्म कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जो है ना, इन्होंने बोला कि ये जो 2 सीट्स होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, और 104th ने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहां पे 1 मेंबर होते थे पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन एआई में लिख देता हूँ, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 1 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है नॉमिनेटेड होते थे। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको और इसको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इन दोनों को अबॉलिश कर दिया। आई गेस दिस नंबर वाज 1 ओनली। ओके, ठीक है, तो ये था। सो द करंट स्टेटस इज व्हाट आफ्टर 2019। अभी का स्टेटस क्या है? दैट लोकसभा अंडर द आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? तो 550। दिस 550 इज व्हाट इज द टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ, सैंक्शनड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब कि हाउस में कितने लोग होंगे। ठीक है, राज्यसभा की बात कर रहे थे हम लोग। राज्यसभा अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है कि लेस देन इक्वल टू कितने मेंबर होंगे? 250 मेंबर्स होंगे। ठीक है, दैट इज सैंक्शन स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ। सैंक्शन स्ट्रेंथ का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको इतने ही मेंबर रखने होंगे। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, इससे कम भी रखा जा सकता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात आती है, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ। इसको हम लोग टोटल स्ट्रेंथ कहते हैं। टोटल स्ट्रेंथ क्या है ना कि एक्चुअल में अभी आपको क्या स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा? दैट इज एक्चुअल में अभी कितने सीट्स पर इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन के थ्रू कितने सीट्स को फिल किया जाता है, कितने सीट्स को फिल किया जाता है। ओके, किसके थ्रू? इलेक्शन के भी थ्रू एंड नॉमिनेशन के भी थ्रू कितने सीट्स को फिल किया जाता है। जहां पे नॉमिनेशन का क्राइटेरिया होगा। लोकसभा में नॉमिनेशन का क्राइटेरिया हट चुका है। 2 सीट ही पहले नॉमिनेटेड होता था, बट वो अब हट चुका है। तो अब राज्यसभा में तो हमेशा से था और अभी भी है कि 12 सीट जो वो नॉमिनेटेड होगा। ओके, सो टोटल स्ट्रेंथ टॉक्स अबाउट व्हाट कि एक्चुअल में अभी जो है ना वो कितने क्या स्ट्रेंथ है, मतलब कितने सीट्स पर इलेक्शन होता है प्लस कितने सीट जो नॉमिनेशन से भरे जाते हैं। तो जब हम लोग टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे ना, तो लोकसभा में और राज्यसभा की बात करें, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी लोकसभा में है दैट इज 543 सीट्स है। अच्छा, अगर मैं साइड में लिख देता हूँ सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या था? 550 था, दैट इज 7 सीट कम है। ठीक है, राज्यसभा में कितना स्ट्रेंथ है? 245 सीट्स का स्ट्रेंथ है। 245 सीट्स का स्ट्रेंथ है। सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या था? यहाँ पे 250 का था, यहाँ पे 5 सीट का था। दिस इज टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ इज व्हाट कि एक्चुअल में कितने सीट्स पे जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ओके, एक्चुअल में कितने सीट्स पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, दैट इज दी जो अभी टोटल स्ट्रेंथ है, इसकी बात हुई। ओके, जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चीज़ आया कहाँ से? ये जो नंबर है ना कि ये जो नंबर है कि ठीक है 550 है, 250 है, ये सारी चीज़ें हैं कि नंबर इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर इससे कम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज जो हम लोग टोटल सीट्स की बात करते हैं ना, वो फ्रीज किया गया है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 आई गेस, यस 1, ये कहता है कि ये एक्ट कहता है, ये जो एक्ट है ना, ये कहता है कि जो टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना अंडर आर्टिकल 80 एंड 81 में कितना टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ होगा, वो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि इसको हम लोग फ्रीज कर रहे हैं। ये जो नंबर है ना 550 का एंड 250 का जो नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग बढ़ाना घटाना नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? ये फ्रीज रखा गया है। कब तक रखा गया है? बोला गया है कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 2026, 2026वां साल जो होगा, दैट इज जो इस साल चल रहा है, दैट इज द करेंट ईयर जो चल रहा है, दैट इज जो करेंट ईयर चल रहा है। ठीक है, करेंट ईयर क्या चल रहा है? 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, आप समझो कि हमारा इलेक्शन जो है वो जो हमारा सेंसस है वो 2021 में होना चाहिए था,
जो हमारा लास्ट सेंसस है वो 2011 का ही है। डेकेडल होता है सेंसस, 10 साल के बाद होता है, प्लस 10 ईयर्स पे होता है। 2021 में होना चाहिए था, बट वो सेंसस समहाउ अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है, ठीक है। सो 2026 के बाद जब भी सेंसस होगा, लेट्स सपोज 2027 में सेंसस का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो जब पहला सेंसस आफ्टर 2026 2027 में लेट्स सपोज पहला सेंसस हो गया, कंडक्ट हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, इसके बेसिस पर जो है सीट्स जो है सीट्स को ऊपर या नीचे किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 से आया है, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सीट्स और रिजर्वेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको एक सेपरेट टॉपिक में पूरा का पूरा डिलिमिटेशन देखेंगे, ओके। यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स पूछा, एंड सिंस ये 2026 का ईयर है जहाँ पे फ्रीज भी था, तो एक बार हम लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, ओके। लेट्स गेट बैक टू हमारा टॉपिक। तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या होता है, तो 80 और 81 से आता है। ये बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये बात करता है कि मैक्सिमम कितने सीट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये बात करता है। इसके नीचे आप आओगे तो टोटल स्ट्रेंथ है, दैट इज एक्चुअली में कितना सीट्स फिल्ड है, एक्चुअली में कितना सीट्स फिल्ड अप है, ये बात है, ओके। ये होता है टोटल स्ट्रेंथ, ओके। जब आप टोटल स्ट्रेंथ से नीचे आओगे तो एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि लोकसभा की, अगर लोकसभा की बात कर रहा हूँ तो कितना है टोटल, 543 है। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज 200 जो है आपको 45 है, 245 है स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, इस टोटल स्ट्रेंथ में से आप कुछ वैकेंसीज को माइनस करो, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज को माइनस करना होता है। दिस वैकेंसी इज अराइजिंग फ्रॉम व्हाट, ये जो वैकेंसी है ये किस लिए हो रहा होगा कि लेट्स सपोज कि जनरल इलेक्शन होना था, कब होगा? 2029 में इलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें कितने सीट्स के लिए चुनाव लड़ा जाएगा? 543 सीट्स के लिए लोकसभा में चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक है। टोटल लड़ा क्या? टोटल पार्लियामेंट में ना टोटल 543% आकर के बैठ गया, 543% के लिए इलेक्शन हुआ, बैठ गया। बट हो सकता है कि इसमें से कोई एक मेंबर है जो रिजाइन कर दे, किसी भी ग्राउंड पे रिजाइन कर दे, लेट्स सपोज उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइडेड कि मैं रिजाइन कर दूंगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? किसी मेंबर की डेथ ही हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि कोई मेंबर जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट तरीका है डिस्क्वालिफिकेशन का, एक जो है उसको वो 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन के कारण डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाता है। और क्या है, इस तरीके से कुछ चीज़ हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ रीजंस हो सकता है जिसके कारण वेकेंसी है, सीट्स जो है वो फिल किया गया था बट अब वो सीट वेकेंट है। माइंड यू दिस वेकेंसी इज नॉट अबाउट एब्सेंस। एब्सेंस में क्या है कि एक मेंबर आज अवेलेबल नहीं है, पार्लियामेंट की सेशन चल रही है, सिटिंग चल रही है और वो अवेलेबल नहीं है, क्यों? लेट्स सपोज कि आज उनकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो वो कल आ जाएंगे वापस, कल आ जाएंगे तो फिर वो वापस से उनकी सीट भर जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो वैकेंसी है ना, इट इज नॉट अबाउट द एब्सेंस, वो अलग चीज है, ठीक है। इसको हम लोग अलग वाले स्ट्रेंथ में देखेंगे। वैकेंसीज इज अबाउट कि वो सीट ही खाली हो चुकी है, क्यों? बिकॉज समवन हैज रिजाइंड और दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू दैट सीट जो है उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इस तरीके की किसी कोई चीज़ है, ओके। तो डिफरेंट रीजन है उसके कारण जो वैकेंसीज जो है वो क्रिएट हो सकता है। और भी कुछ अदर रीजंस हो सकता है, जैसे आप सोचो कि एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, लेट्स सपोज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और ये जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, ये जो एमपी की सीट जो थी वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, वो वेकेंट हो जाएगी, वो एब्सेंस तो नहीं है, वो वेकेंट है। इस तरीके का और भी क्राइटेरिया हो सकता है जिसके कारण वेकेंसीज अराइज होगी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज अबाउट दिस टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ओके। चेंज द पेन। जब हम लोग बात करेंगे ना इफेक्टिव स्ट्रेंथ की, दिस इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज अबाउट दिस टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, दैट इज 543 माइनस वैकेंसी या फिर 245 माइनस वैकेंसी, ओके। ये होता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, 4 तरीके का स्ट्रेंथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्ट्रेंथ को समझेंगे तभी हम लोग परसेंटेज निकाल पाएंगे स्ट्रेंथ का और उससे मेजॉरिटी निकलेगी, ओके। सो जो फोर्थ चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि अब आप समझो कि
टोटल स्ट्रेंथ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है कि ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी की हम लोग बात कर चुके हैं। दैट मीन्स आज के डेट में कुछ वैकेंसी था, लेट्स सपोज कि राज्यसभा की बात करते हैं, 245% जो है इनका इलेक्शन लड़ा गया, ठीक है। एक महीने के बाद क्या हुआ, 5% बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, जो मल्टीपल रीजंस मैंने बताया, उन रीजंस के कारण 5 सीट जो है वेकेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब सीट क्या बच गया, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या बच गया, 245 माइनस 5 दैट इज 240, ठीक है, ये 240 है, 240 है, ओके। तो फोर्थ जो स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना दैट इज कि एक्चुअल में पार्लियामेंट पे कितने लोग जो है प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं प्रेजेंट एंड वोट है, वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट कितने लोग हैं, ठीक है। सो ये लोग, इतने लोग जो है, ये क्या है इतने लोग क्या है, ये तो स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि हाँ इतने लोग जो हैं इनकी सीट्स जो है वो फिल्ड है, इनकी सीट्स जो है वो फिल्ड है। हो सकता है वो आज अवेलेबल नहीं हो, वो आज अवेलेबल नहीं हो, बट वो टुडे नहीं है वो, बट वो टुमारो अवेलेबल हो जाएंगे वापस से, हो सकता है, ठीक है। तो टोटल कितना स्ट्रेंथ, 240। अब आज ना लेट्स सपोज कि आज के डेट पे आज के डेट पे राज्यसभा को कंडक्ट कराया जाता है, आज राज्यसभा की सिटिंग थी, देखा गया कि 240 में कितने लोग आए, कितने लोग आए हैं, दैट इज जो है लेट्स सपोज कि 100 लोग आए, ठीक है, 100 नहीं, हम लोग ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि 140 लोग आए, ठीक है। ये कितने प्रेजेंट लोग हैं, दैट इज एब्सेंट कितने हो गए, एब्सेंट हो गए 100 लोग। आज के डेट में एक राज्यसभा का सिटिंग कंडक्ट कराना था, एंड आप जनरली देखते होगे जब भी राज्यसभा या लोकसभा की सिटिंग देखते होगे, आप बहुत सारे चेयर्स जो वेकेंट देखते हो, ठीक है। नॉट ये वाली वैकेंसी नहीं है, मतलब कि वहां पे कोई नहीं होते, ओके, बिकॉज वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने लोग हैं, 140। अब आप समझो कि लेट्स सपोज कि एक बिल को पास करवाना है, आज के डेट में एक बिल पास होनी थी राज्यसभा में, तो फिर वोटिंग होगी, वोटिंग होगी, इस 140% में 40 ने सोचा कि मैं वोट ही नहीं करूंगा, नॉट वोट, नॉट वोट, ठीक है। ये प्रेजेंट है, बट ये इन्होंने वोटिंग से ऑप्ट आउट कर लिया, अपने रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इस इफेक्टिव जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, जो फोर्थ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपली कितने लोग प्रेजेंट हैं और वो वोट भी कर रहे हैं। तो कितने लोग प्रेजेंट थे, 140, एंड वो वोट कितने लोग नहीं कर रहे हैं, 40, मतलब कितना कर रहे हैं वोट, 140 में से 40 वोट नहीं कर रहे हैं, दैट इज दिस 100 इज प्रेजेंट प्लस दिस इज वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये चार चीजें, ओके। ये चार स्ट्रेंथ जो है हम लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, ये चार स्ट्रेंथ समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रेंथ था हम लोगों ने बोला, दैट इज अबाउट द सैंक्शन स्ट्रेंथ, सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। सैंक्शन स्ट्रेंथ मैक्सिमम नंबर को बताता है, बट एक्चुअल में जो है टोटल स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअल नंबर को बताता है, विच इज करेंटली लेस देन सैंक्शन स्ट्रेंथ। जब आप टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस आप वैकेंसी कर देते हो तो आपको मिलता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जो कि टोटल स्ट्रेंथ से भी छोटा है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ में भी लोग हैं जो कि प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, ये इससे भी छोटा हो सकता है, ओके। दिस कैन बी इक्वल ऑल्सो, कि जितने लोग हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ जितना है हाउस का, हो सकता है कि उतने ही लोग प्रेजेंट भी हों उस दिन और वोट भी कर रहे हैं, पूरी की पूरी हाउस जो है वो भरी हुई है। सो दिस कैन बी इक्वल टू प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड देयर इज अ केस कि दिस माइट नॉट बी इक्वल टू प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो ये चार तरीके का स्ट्रेंथ की बात होती है, ठीक है, ये चार तरीके की स्ट्रेंथ की बात होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है ना, परसेंटेज चाहिए होगा। अब हम लोग समझते हैं मेजॉरिटी के टॉपिक को। किसी भी बिल को पास करवाना है, किसी को रिमूव करना है, तो क्या लगेगा, तो किसी सर्टेन नंबर से उसको पास करवाना पड़ेगा। वो क्या सर्टेन नंबर है, वो क्या थ्रेशहोल्ड है, वो क्या थ्रेशहोल्ड है जिसके बेसिस पे बिल जो है वो पास होगा, ठीक है। किसी का रिमूवल का प्रोसीजर जो है वो पास होगा या नहीं होगा, वो थ्रेशहोल्ड क्या है, वो थ्रेशहोल्ड ना दो चीज पर डिपेंड करता है। तो जनरली आप देखोगे ना, 2% की बात की गई, 50% और 2/3 दैट इज 66%, 2/3 की बात की जाती है। ऑफ व्हाट, ऑफ जो है हम लोग डिफरेंट चीज जो है वो देखेंगे, ठीक है, कि किस किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब मेजॉरिटी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, ओके। सो द फर्स्ट मेजॉरिटी दैट वी विल टॉक अबाउट, जो पहली मेजॉरिटी है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी।
एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या बात करता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहता है कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ की बात करता है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ है क्या? 50% ऑफ कितना? लेट्स सपोज कि किसी चीज को पास करवाना है, जो कि जिसको पास करवाने में एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है, ठीक है। और कितना राज्यसभा में पास करवाना है, तो राज्यसभा में कितने सीट्स है? 245 सीट्स है। तो 50% ऑफ 245 लगेगा, दैट इज 245 डिवाइडेड बाय 2 आप कर दो, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा 2 1 2 2 2 4 2 2 तो कुछ 123 का नंबर आएगा, ठीक है। 122 पॉइंट समथिंग आएगा, बट उससे तो नहीं पास होगा, तो जो है एक जो राउंड ऑफ करके 123 का नंबर चाहिए होगा, ठीक है। इससे वो चीज़ पास होगी। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये पहली मेजोरिटी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट मेजोरिटी है। इसका काम कहाँ आता है? हम लोग हर मेजोरिटी के साथ उसका यूज केस समझेंगे। यूज कहाँ पे है? ये मेजोरिटी काम आती है जब भी किसी को गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जब भी आपको गवर्नमेंट फॉर्म करना है, किसी भी पार्टी को इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करना है, तो उसको लोअर हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। ये कौन सी मेजोरिटी है? ये मेजोरिटी जो है दिस इज लोअर हाउस में 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ की बात होती है। 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो अगर 543 सीट्स है कहाँ पे? लोकसभा में। और किसी को लोकसभा में अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, तो कितना सीट चाहिए होगा? दैट इज 543 का 50%, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस नंबर इज व्हाट? तो 272 का जो है वो नंबर लगेगा, 272 का नंबर लगेगा। यस, तो 272 का नंबर लगेगा, ओके। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ काम आती है? गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, ओके। मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। यूज केस क्या है? गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ओके। और भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी का काम आएगा, हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी और कहाँ काम आती है? जब हम लोग स्पेशल मेजोरिटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी को क्लब किया जाता है बाकी चीज़ों के साथ, ठीक, ओके। तो पहली मेजोरिटी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। दूसरी मेजोरिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल हम लोग ना सिंपल मेजोरिटी से पहले ना एक चीज़ देख लेते हैं, इसको थर्ड कर लेंगे हम लोग, एक बार सेकंड देख लेते हैं कोई चीज़, ठीक है। सेकंड जो है ना, सेकंड को देख लेते हैं पहले, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि किसका 50% करना है, तो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का बात करता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी एज द नेम सजेस्ट कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% करना पड़ेगा हम लोगों को। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%। इफेक्टिव मेजोरिटी इज अबाउट 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या था? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी था, इसका 50%। ये जो होता है ना इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव मेजोरिटी का काम क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज, ठीक है, चेंज द पेन, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज है ना, कोई भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, कोई भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं? जो कि चेयर पे बैठते हैं। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है? कौन कौन होते हैं? स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अगर आप राज्यसभा की बात करोगे तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? उनको हम लोग कहते हैं चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। और ये सेम चीज जो है, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इसका सेम जो एनालॉजी है आपको उसमें देखना पड़ेगा। किस में देखना पड़ेगा? आपको स्टेट लेजिस्लेचर में देखना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर में भी ऐसे ही होता है, स्पीकर होता है, डिप्यूटी स्पीकर होता है। जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करना होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो रिमूवल होता है, ये कितना मेजोरिटी मांगता है? ये मेजोरिटी मांगता है इफेक्टिव मेजोरिटी। दैट इज व्हाट इट डिमांड्स व्हाट? इफेक्टिव मेजोरिटी मांगता है, दैट इज 50% ऑफ जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करता है। 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करता है, यहाँ से पास होता है, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा जो एक थर्ड चीज़ है ना, इसके अलावा एक थर्ड मेजोरिटी है, उसको हम लोग कहते हैं चेंज द पेन, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक थर्ड चीज है, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी,
सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी इज अबाउट 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होता है सिंपल मेजोरिटी। इसका यूज केस क्या है? इसका जो यूज केस है वो है कि जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना हो, ठीक है, कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना होगा तो वो कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। ओके, और भी चीज़ें हैं जो कि मैक्सिमम चीज़ आपको सिंपल मेजोरिटी से ही पास होती हुई दिखेंगी। मैक्सिमम चीज़ जो है ना वो सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी कोई भी बिल है वो कैसे पास होता है? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होता है, उसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल मस्ट नो, नोट करके मैं लिखता हूँ। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, आगे हम लोग बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी, ये कोई भी टर्म, ये जो कोई भी टर्म है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये टर्म्स किसका है? ये जो भी लीगल स्कॉलर्स है ना, ये लीगल स्कॉलर्स का दिया हुआ टर्म है, नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल स्कॉलर्स का दिया हुआ टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ टर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऐसे टर्म को नहीं यूज करता। यूपीएससी हर बार एक तरीके का क्वेश्चन पूछती है कि दी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। इट हैज यूज द वर्ड माइनॉरिटी, इट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, बट इट हैज नॉट डिफाइंड। बट आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट, किसी भी टर्म, यहाँ तो टर्म भी यूज नहीं किया गया कि इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, कुछ भी नहीं यूज किया गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों को समझना था। ओके, तो अभी हम लोगों ने 3 तरीके की मेजोरिटी को देखा। एक क्या है, अगर हम लोग हायरार्की बनाएंगे ना तो सबसे पहले क्या है, एक आएगा सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी दैट इज ओनली 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग बहुत कम ही लोग होते हैं, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी आता है। इसके थोड़ा ऊपर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी इज 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ठीक है। इसके और आप ऊपर चले जाओगे तो आपको आ जाएगा क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज व्हाट, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये एक तरीके की हायरार्की हो जाएगी कि सिंपल मेजोरिटी से बड़ी मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है बड़ी मेजोरिटी वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, हाउएवर मैंने बोला था कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैन बी इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना किसी ऑन अ सर्टेन डे जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, दैट इज जितने लोग हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट भी थे और वोट भी कर रहे थे, देयरफॉर इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाउएवर ऐसा जनरली होता नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बड़ा स्ट्रेंथ, ओके। हाउएवर दिस टू कैन बी इक्वल आल्सो, ओके, ये ऐसा, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये 3 तरीके की मेजोरिटी जो है उसको हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा स्पेशल मेजोरिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देखेंगे, बट एक बार इसको हम लोग अपने नोट्स से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस सी कि ये क्या बात करता है। ओके, हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसकी हम लोगों ने बात कर लिया था कि वो सीलिंग लिमिट है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, ठीक है। लोकसभा में कितना 550 होगा, राज्यसभा में 250 होगा। 104th अमेंडमेंट की बात की हम लोगों ने, 12 नॉमिनेटेड हैं, वो भी बात की हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेकंड स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, दैट इज करेंटली कितना फील्ड है उसके बारे में बात किया, एंड यहाँ से इफेक्टिव मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकल के आता है कितना 543 एंड 245, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें कि जो है ये बाइफर्केशन को बताया गया है कि अगर हमारे पास 245 सीट्स है ना, 245 सीट्स है राज्यसभा की, अगर हम लोग बाइफर्केशन करें तो कितना सीट है, एक्चुअल में कितना सीट है, 245 सीट है। 245 में अगर आप देखोगे तो 12 तो नॉमिनेटेड है, तो 12 नॉमिनेटेड आपको दिखेंगे यहाँ पे, 12 नॉमिनेटेड में, तो कितना बच गया हमारे पास, 233। 233 का बाइफर्केशन है कि 225 जो है ना, 225 कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट किए जाते हैं, और 8 जो है वो आपको यूटीज से किए जाते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से यूटीज जो यहाँ रिप्रेजेंटेड है, सारे यूटीज नहीं रिप्रेजेंटेड है। क्यों? क्योंकि उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे। राज्यसभा में इलेक्शन वैसे होता है कि एमएलए जो होते हैं ना किसी स्टेट में,
जो एमएलएज है, दैट इज जो वहाँ का लेजिस्लेचर है, वही वोट करता है कि राज्यसभा में कौन मेंबर जाएगा। एमएलएज वोट कर रहे होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर एमएलएज कहीं पे वोट करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि लेजिस्लेचर होगा। अगर लेजिस्लेचर होगा तभी तो एमएलए होंगे, और एमएलए होंगे तभी तो वो वोट करेंगे राज्यसभा के इलेक्शन में। देयरफॉर वही यूटीज जो है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेड होंगे जहाँ पे लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर कहाँ पे है? दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, एंड इसके अलावा कहाँ पे है? जेएनके में। माइंड यू दिस इज जेएनके, नॉट लद्दाख, ठीक है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी से कितना रिप्रेजेंटेशन है? 8 रिप्रेजेंटेशन है। देयरफॉर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरी यूनियन टेरिटरी इज रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, वैसा बात नहीं है। ओके, सो 245 का बाइफिकेशन है, 233 एंड 12 का 233 में 225 तो स्टेट से आ रहे हैं एंड 8 जो है यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। सारे यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। ओके, इस तरीके का चीज़ है। ओके, सेम चीज़ हम लोग लोकसभा का देख लेंगे। लोकसभा में कितने की बात की हम लोगों ने? लोकसभा में 543 सीट्स है। एंड लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा का इलेक्शन होता है कि जनता डायरेक्टली वोट करती है, एमएलए नहीं वोट कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन है मतलब मैं और आप वोट कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में भी तो पर्सन अवेलेबल ही है, वहाँ भी पर्सन अवेलेबल है, तो इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन में सारे के सारे यूटीज रिप्रेजेंटेड है। ये कहाँ से डेराइव हो रहा है? ये डेराइव हो रहा है कि किसका इलेक्शन किस तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है, उस तरीके का है। ओके, तो इसको आप देख लेना कि किस तरीके से इसका बाइफर्केशन है। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था? इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात की थी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात की, वहाँ से इफेक्टिव मेजॉरिटी निकल करके आ रहा था, ठीक है, ये निकल करके आ रहा था, ठीक है। यूज्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव मेजॉरिटी दिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो अभी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या बोला था? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, वैकेंसी यहाँ 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 और यहाँ से आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की हम लोगों ने, ओके, ये हो चुका है। अब हम लोग सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहे थे। 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, कहाँ पे इसकी यूज़ हो रही है? यूज़ क्या, मैंने सिंपली बोला कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ पे यूज़ हो रहा है? तो जहाँ भी जो भी हम लोग का ना बिल जो भी ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा था, मैक्सिमम चीज़ सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज अबाउट व्हाट? 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की बात है, ठीक है। जनरल इलेक्शन में कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, इसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगती है। इसके अलावा क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी, दैट इज 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। कब काम आता है? जब हम लोग इसको रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला कि कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। एक चीज हम लोग मिस कर चुके हैं, दैट इज किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन है? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरमैन and deputy chairman of the Rajya Sabha. Chairman of the Rajya Sabha is vice president. Vice president is ex officio. Ex officio का मतलब by the virtue of the chair of the vice president, कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के चेयर पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। देयरफॉर जब राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना है, वो इफेक्टिवली है कौन? वाइस प्रेसिडेंट है। दैट मीन्स जब आप राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव कर रहे हो तो वाइस प्रेसिडेंट को जैसे रिमूव किया जाएगा ना, वो उसी बेसिस वही जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन का रिमूवल हो जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज 50% ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, ये भी है, एंड ऑल्सो डेप्यूटी चेयरमैन भी तो ऐसे ही रिमूव होंगे, ठीक है। ओके, 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। अब हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी की हम लोग बात करें। स्पेशल मेजॉरिटी की बात करेंगे ना, तो ये 4 कैटेगरी का है, 1, 2, 3 एंड 4। अगेन क्या स्पेशल मेजॉरिटी 1, 2, 3, 4 कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया? नहीं, ये लीगल स्कॉलर्स ने किया है। जब हम लोग कैटेगरी 1 की बात करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी कैटेगरी 1 की बात करें, दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज सिंपली अबाउट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप याद करो जब हम लोग सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे थे तो वो क्या था? दैट वाज 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। पहले हम लोग ये देख लेंगे,
2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका यूज कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दो केस में यूज होता है, एक यूज होता है आर्टिकल 249 में और एक होता है 312 में। 312 क्या बात करता है, जब किसी ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना है। अभी कौन कौन सा है, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके अलावा कोई भी ऑल इंडिया सर्विस और क्रिएट करना है, लेट्स सपोज इंडियन हेल्थ सर्विस क्रिएट करना है, ठीक है, लेट्स सपोज इसको क्रिएट करना है। ऑल इंडिया सर्विस का नेचर ऐसा है ना कि वो फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को वायलेट करता है। क्यों? बिकॉज ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर सेंटर रिक्रूट कर रहे हैं और इनका जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो भी सेंटर के पास है, बट ये नौकरी कहाँ कर रहे हैं, वो स्टेट में जाके कर रहे हैं। दैट मीन्स सेंटर का अपॉइंटेड ऑफिसर स्टेट में काम कर रहा है। दिस इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। तो जब भी कोई चीज फेडरलिज्म को वायलेट कर रहा होता है ना, तो उसके लिए फेडरल चैम्बर का जो है वो परमिशन लगता है। राज्यसभा इज द फेडरल चैम्बर, इट इज व्हाट, इट इज द फेडरल चैम्बर। क्यों? मैंने अभी बात किया था कि इसके जो मेंबर हैं वो स्टेट से चुन के आते हैं, स्टेट MLA चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा इज अ फेडरल चैम्बर, देयरफॉर जब भी कोई ऑल इंडिया सर्विस बनेगा विच वायलेट्स फेडरलिज्म, तो परमिशन किसकी लगेगी, राज्यसभा की लगेगी। तो ऑल इंडिया सर्विस के को क्रिएट करने के लिए पहले एक परमिशन लगेगा, किससे लगेगा, राज्यसभा से लगेगा। तो राज्यसभा इसको कैसे पास करते हैं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करते हैं। ये यहाँ काम आता है। इसके अलावा एक और केस होता है, डेट इज आर्टिकल 249 का। 249 क्या कहता है, देखो सिंपली फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज अबाउट कि सेंटर का अपना लिस्ट है और स्टेट का अपना लिस्ट है। कहाँ से, तो 7th शेड्यूल से आ रहा है। सबसे बेसिक बात, ना सेंटर स्टेट में इंटरफेयर कर सकता है, ना स्टेट सेंटर में कर सकता है। बट कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहां पे सेंटर स्टेट के लिस्ट में जो है बनाता है, स्टेट सेंटर में नहीं बनाता है, सेंटर जो है स्टेट के लिस्ट में बिल बना सकता है। इसके लिए भी परमिशन लगेगा, किसका लगेगा, राज्यसभा का लगेगा, ठीक है। क्या केसेस होता है उसमें बनाते हैं हम लोग, कभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। राज्यसभा का परमिशन लगेगा। इस केस में भी जब राज्यसभा परमिशन देते हैं तो सेम चीज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से देते हैं। दिस इज स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 1। सेकेंड चीज है, अब हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2 की बात करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग अपने नोट्स में उसके केसेस को देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बात करें, स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 1, आर्टिकल 249, 312, सेम चीज जो मैं बता रहा था, ओके। इसके अलावा 3 और मेजोरिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2 ये किससे डील करता है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो इसके लिए क्या लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लगेगा। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बिल, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बिल। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता था, सिंपल मेजोरिटी से पास होता था, दैट इज 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाता था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे पास नहीं होता है। कैसे पास होता है, अंडर आर्टिकल 368 पास होता है। जब अंडर आर्टिकल 368 आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हो, वो स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2 पे आता है। दिस सेज व्हाट, इट सेज कि आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगेगी प्लस जो है 50% जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लगेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, प्लस एंड है और नहीं है, ये साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए, एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों चीज लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना है अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल का कौन सा अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, ठीक है। फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। आर्टिकल 368 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कोई छोटा लेक्चर लेकर के उसको बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे, ओके। दिस इज स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2, ओके। हम लोग इसके यूज केस को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ओके। दिस इज आर्टिकल 368 के थ्रू स्पेशल मेजोरिटी से होता है डबल फिल्टर, दैट इज 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो हम लोगों ने बात किया। ये मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है दैट डू नॉट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। क्यों बोल रहे हैं हम लोग ये चीज, दैट डू नॉट अफेक्ट, इतने चीज को ना आप भूल जाओ फिलहाल के लिए, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना उसके लिए लगेगा। उसके अलावा क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो ये मेजोरिटी लगती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होते हैं। एंड इसका जो प्रोसेस है इसमें है स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2,
एंड सिंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जज की तरह रिमूव होते हैं, देयरफॉर इसमें भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2. सेम गोज विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विच इज प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 148. ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जब अप्रूव करना होता है, जब अप्रूवल लगता है, नॉट द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, अप्रूवल की बात हो रही है. जब अप्रूवल करना होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2 लगता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें. इसके अलावा हम लोग जो है थर्ड चीज देखते हैं. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड कैटेगरी. ओके, स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 3 की बात करें हम लोग. स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 3 की बात करें. स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 3 इज अबाउट स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का, हाफ ऑफ स्टेट्स मस्ट रेटिफाई का रेटिफिकेशन लगेगा. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 2 क्या है, दैट इज 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं, प्लस क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है. दिस इज व्हाट, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. दिस इज स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 1. ये दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट. कितने स्टेट है हमारे पास अभी, 28 स्टेट्स हैं. दैट इज मोर देन 14 स्टेट्स का जो है कंसेंट चाहिए. स्टेट्स जो है अपने लेजिस्लेचर में भी उसको पास करेंगे. ये कब यूज होता है, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है अंडर आर्टिकल 368 विच अफेक्ट, ऐसा कोई बिल है विच अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, विच अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री. जब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री को जो है अफेक्ट कर रहा होगा, तो लगेगा ये वाला चीज कि आप सोचो कि आप फेडरलिज्म को इंपैक्ट कर रहे हो, तो आपको स्टेट को जो है उसका भी रेटिफिकेशन लगता है. ठीक है, दिस इज अ स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 3 used where constitutional amendment bill under article 368, those bill which tries to amend the constitution which also affects the federal structure of the country. Okay, ye cheez. Now the sorry, okay, now the last thing, okay, that is special majority category 4. Special majority category 4, the highest majority. It says about what, 2/3 of, that is 66% of total strength. टोटल स्ट्रेंथ का 66% लगेगा. एकमात्र केस है इसका यूज का. ठीक है, एकमात्र केस है, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट को जब रिमूव करना है, एंड दिस वर्ड इम्पीचमेंट विच मीन्स रिमूवल ऑफ समवन, दिस वर्ड इम्पीचमेंट इज ओनली यूज्ड फॉर होम, इट इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बाद बाकी को रिमूव करना होता है तो हम लोग रिमूवल वर्ड यूज करते हैं. इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया. ओके, जब भी आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ लगेगा. 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ लगेगा. ओके, सो दीज आर द वर्ड, चार जो है आपको, ये जो है चार आपको डिफरेंट स्पेशल मेजोरिटी है. आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे डील करता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मोस्ट डिफिकल्ट मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के यूज होता है. ठीक है, ये चीज़ है, इसी को यहाँ पे मैंने लिख दिया. अगर आप सेम चीज़ देखोगे, इसका भी ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, अगर इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, स्पेशल मेजोरिटी से ऐसे आएगा. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ये सारे का सारा इज अबाउट मेजोरिटी. अब आप आपको जब भी पढ़ना होगा, क्या, जब भी आपको पढ़ना होगा, जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, सुभाष कश्यप से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सो आपके लिए बहुत आसान होगी चीज़ें कि आपको हर बार मेजॉरिटी को याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, आप एक बार इस चीज़ को पढ़ लो एंड देन आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो. ठीक है, इससे ना चीज़ें बहुत याद रहती हैं, आपको हर चीज़ को मगअप नहीं करना पड़ेगा. ओके क्लास, सो लेट्स फिनिश इट हियर एंड ठीक है, हम लोग और भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू क्लास.